फ्रेंड्स, तो आप सबकी भारी डिमांड पर दोस्तों क्लास 10 सीजी बोर्ड वाले लोग के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। तो चलिए, आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर को कंप्लीट करना। मैंने आपके पीछे इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखे, इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। अब पहले बात करूँ मनी एंड क्रेडिट चैप्टर की, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी वाला चैप्टर है भाई, जिसमें आपको थोड़ा थिंकिंग भी रहेगा और थोड़ा समझने वाली चीज़ें भी है। और समझने वाली चीज़ें तो रहती ही है सारे चैप्टर में, बस वो देखने का नज़रिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सबका, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। यहाँ पर आपको इस चैप्टर में दो ही नाम दिखेंगे, एक दिखेगा मनी और एक दिखेगा क्रेडिट। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आता है सर जी और पैसा जाता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बढ़ते बढ़ते बताऊंगा। तो ये जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, नाम से ही समझ आ रहा है कि हम इसमें पैसा और लेन देन है ना, कर्ज वगैरह कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का सिनेरियो इस तरीके से जाता है। सबसे पहले हमें पास्ट को जानना पड़ेगा कि मनी के आने के पीछे रीज़न क्या थे, कि मतलब पहले के समय में जब पैसा नहीं था तो क्या सिस्टम चलते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, उसको समझना है। और उसके बाद समझना है कि मॉडर्न एज में किस तरीके से मनी में ट्रांसफ़र हुआ और मनी का नेचर कैसे डिसाइड किया गया, है ना। कि आप भाई, कई लोग देखो, जैसे आप बचपन में सोचते होगे, अरे यार 10 रुपये में ऐसा है क्या कि मैं दुकान में जाता हूँ, मेरे को 10 का चॉकलेट मांगता हूँ, 10 का चॉकलेट दे देता है। ऐसा आप सबके दिमाग में आया होगा बचपन में, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी वाली थिंग्स है। और जिसके में नहीं आया वो भकलोला है, समझ लेना, ठीक है ना भाई। तो वो भकलोला है। तो हम आज समझने वाले हैं कि ये जो आपके मन में क्वेश्चन आता था ना, उसका रीज़न आज हम समझने वाले हैं। और चेक्स जो कि आपके टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, मेरा काम है आपको नॉलेज देना। अगर आपको चेक के बारे में ही नहीं पता, कल के डेट में आपको कोई पूछ दिया, बाबू ये चेक कौन है, ऊपर में 2 ठो लाइन क्यों खींचते हैं, साइड में 2 ठो लाइन क्यों खींचते हैं, पता ही नहीं है सर जी, तो झमेला हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा पढ़ लो। इंश्योरेंस ऑफ मनी, की मनी का ठेका लेके कौन रखा है। मतलब मनी जो है हमारे इंडिया में तो बन रहा है, ये है वो है, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि वही पैसा हमारे भारत का ही है। मतलब हमें, मतलब दुकानदार को देख कर नहीं लग जाता यार ये पैसा भारत का ही है, तो ये पैसा भारत का ही है, इसके लिए क्या इंश्योरेंस किया गया है, नहीं उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, मतलब उसमें ऐसे ऐसा क्या स्पेसिफाइड चीज़ें डाली गई है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नोट में ही हो सकता है। तो वो चीज़ें भी हमको पढ़नी है। फिर पढ़ना है क्या, बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन मतलब सीधी सी बात में समझो कि किसी भी चीज़ का ऑपरेशन मतलब कोई भी चीज़ रेगुलेट कैसे करता है, यानी चलता कैसे। तो बैंक जो है सिस्टम चलता कैसे। अच्छा, आप सबके मन में कभी कभी दिमाग आया होगा, ये सोच रहा बैंक जब देखो तब हम इसको, मतलब ये हमको जब मांगते हैं तब पैसा दे देता है, इसके पास पैसा कैसे आता है भाई, इतने लोग को ये पैसा देता है, इसके पास पैसा कैसे आता है। तो ये क्यूरियोसिटी ना आई होगी आपके मन में, तो आप होशियार हो। और फिर इसके बारे में तो आज हम लोग जानने ही वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग समझेंगे क्रेडिट के बारे में, और उसके बाद समझेंगे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लोन, यानी कि लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका मुझे लगता है कि इस साल इसके क्वेश्चन आएंगे, आरबीआई। और उसके बाद हम लोग इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस को देख लेंगे और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो चलो भाई, बिना बकवास के सीधा फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब चलते हैं आपके पास। जब पैसा नहीं आया था हमारे देश में ना, मतलब कहीं पर भी पैसा नहीं चलता था, तो उस समय एक सिस्टम चलता था, यानी कि एक रेगुलेटिंग सिस्टम चलता था कि आप सामान के बदले सामान ले लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 2 किलो क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो मैं उसके बदले उसे कुछ सामान दे दूंगा, जैसे सिल्वर दे दूंगा, गोल्ड दे दूंगा। तो उस समय पर ऐसा ही एक्सचेंज होता था, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बार्टर सिस्टम कुछ नहीं है, बार्टर सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं, हो सकता है 2 नंबर के लिए आ जाए क्वेश्चन। तो बार्टर सिस्टम, इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स को, यानी कि जो आपका खाने पीने का सामान होगा, कोई भी चीज़, विद द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि खाने पीने के सामान के बदले हम उसे कुछ और दे देते थे उसी से रिलेटेड, या उससे सिल्वर का, चांदी का सिक्का वगैरह दे देते थे। तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये बार्टर सिस्टम बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था जब हमारे समय में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय पर उतना ज़्यादा वो नहीं आया था ना, टेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो मोड ऑफ एक्सचेंज कुछ था नहीं। फिर उसी के जरिए बार्टर सिस्टम को चलाने से, अब देखो बार्टर सिस्टम को चलाने से दिक्कत क्या है समझो। जैसे कि अगर मान लीजिए
यहाँ पर मुझे गुजरात में कोई मरवाड़ी है, मरवाड़ी क्या कर रहे हैं, मेरे छत्तीसगढ़ में आकर मुझे मतलब ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती थी कि अगर मान लीजिए गुजरात में आलू है आपका 5 रुपये किलो, 5 नहीं चलो 20 रुपये किलो मान लेते, गुजरात में मान लो आलू 20 रुपये किलो है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आलू 40 रुपये किलो है। तो दिक्कत क्या हो जाता था ना, दोनों में मोड ऑफ एक्सचेंज एकदम फिट नहीं बैठ जाता। जैसे अगर उसे यहाँ आया, वो यहाँ आया, अब यहाँ पे उसने व्यापार किया, अब वो क्या करता है ना कि उसे आलू दे देता है वो 1 किलो, और उसे वो बोलता है कि मुझे तुम लेट से कोई भी एक 20 रुपये का ही सामान रहता है उसे देना रहता है। लेकिन फिर वो बोलेगा कि सर जी तुमने तो मुझे जो सामान दिया है, मतलब कि मतलब मान लीजिए कोई गुजराती है तो वो 1 किलो इसको सामान देगा, तो इसको लगेगा कि ये 40 रुपये का दिया है, लेकिन ये जो इसके पास सामान रहेगा वो 40 रुपये के हिसाब से देगा, लेकिन उसके हिसाब से तो वो 20 ही रुपये है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जिस कारण से यहाँ पर एक मोड ऑफ एक्सचेंज लाया गया। तो मनी एक क्या है भाई, मनी क्या होता है, मोड ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी क्या होता है, मोड ऑफ एक्सचेंज, कि भाई फॉर एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, money is nothing. Money is a mode of exchange for every goods and services throughout all the worlds। यानी कि जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी चीज़ें एक्सचेंज होती है ना भाई, सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, ये सारी प्रोडक्ट्स वगैरह है, ये सब एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, मनी। इसलिए मनी को क्या बोला जाता है, मोड ऑफ एक्सचेंज। आपका एक क्वेश्चन है बुक में जिसमें बोला गया है कि फ्यूचर में किस टाइप के मनी आ सकते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे प्लास्टिक उसका आंसर हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लास्टिक को आप टिक मार दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा पास्ट था कि बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें सामान के बदले सामान लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर आया क्या, आपका मनी का एक्सचेंज, और यहीं से जो मनी है वो प्रिवलेंट होने लगा। अब देखते हैं क्या कि मनी किस तरीके से हमारे मॉडर्न एज में इफेक्ट डालता है। कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा कि मनी में ऐसा क्या चीज़ है, क्या पावर है मनी में कि उसके लिए हमें मतलब वो हमें मोड ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मतलब सभी लोगों को पता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नोट है और ये नोट में अगर 100 रुपये लिखे हैं, इट मीन मुझे पता है कि मुझे 100 रुपये का ही सामान देगा। लेकिन इस नोट में खासियत क्या होती है, समझो, इस नोट में बहुत सारी खासियतें होती है। जैसे इस नोट में यहाँ पर आप जब देखेंगे उसको, उसके सामने में बहुत सारे गवर्नर वगैरह के साइन रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें द फादर ऑफ नेशन की क्या होती है, फोटो। जैसे अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो उसे अली जिन्ना का रहता है, तो वहाँ पे अली जिन्ना का फोटो छपे रहेगा। वैसे ही हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी हैं, तो इसलिए वहाँ पे महात्मा गांधी जी का क्या लगा रहता है, फोटो लगा रहता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये, किसी भी नोट को डिज़ाइन करने से पहले उसका एक आइकन डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि अगर आप 50 रुपये के नोट पर जाएंगे तो 50 रुपये के नोट पर आपको डिफरेंट एक आर्टिफैक्ट दिखा, जिसे हम्पी बोलते हैं। तो 50 रुपये के नोट में हम्पी का आर्टिफैक्ट बना हुआ है। उसी तरीके से एक फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर 2000 का नोट अगर आपको याद हो पिंक कलर का आता था, तो वो वाला भी बैन हो चुका है, लेकिन उसमें क्या था, एक प्रिंटर बना हुआ रहता था। तो इस तरीके से रिलेटिंग चीज़ें उसमें रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मान लीजिए आपके में ऐसा, आप बोलते हैं ना डोकरा लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, 10 का नोट निकालेंगे और धूप में से करेंगे, दिखता है गांधी जी का फोटो बना है, हाँ, तो वो भी क्या है, एक है आइकन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी नोट में अगर जो सिल्वर कलर का जो लाइन खींचा होता है ना, सिल्वर कलर लाइन आपको याद होगा, जैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा बना होता है, देखो सिल्वर कलर का ऐसा लाइन, वो लाइन अगर उसमें नहीं है, इट मीन्स वो नोट किसी काम का नहीं, क्योंकि वो सिल्वर कलर का लाइन ये दर्शाता है, इसको पट्टा बोलते हैं, पट्टा सिस्टम। जैसे ये जो सिल्वर कलर का लाइन है, ये बार्टर सिस्टम से ही लाया गया था। देखो यहाँ पर पहले के समय में क्या होता था, जब कोई चीज़ नहीं होती थी तो वहाँ पे ठप्पा मारा जाता था, जिसको हम लोग कॉइन के नाम से जानते थे। तो वहाँ पे क्या होता था ना, ये लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए कोई डब्बा में उसको पैक करके दे, तो डब्बे के जो उसका जो ताला रहेगा ना, उसके पीछे में लोग ठप्पा मारते थे, और वो एक बोल सकते हैं वो एक मिट्टी से बना होता था। तो वो मिट्टी क्या होता था ना, अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा थोड़े मोड़े में वो ज़्यादा चटकता नहीं था, मतलब फटता नहीं था, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर मार दोगे तो टूट जाता था। ये डिसाइड करता था कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। मुझे समझ रहे हो, जितना अच्छा सर्विस उतना अच्छा प्रोडक्ट। मतलब अगर मान लीजिए उसके पीछे में जो पट्टा था उसमें एक भी बूंद दरार नहीं है, इट मीन्स वो उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसमें उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन उसका पट्टा थोड़ा कम हो गया, इट मीन्स उसको कम वैल्यू मिले। सेम सिस्टम यहाँ पर भी है कि अगर ये वाला जो आपका लाइन है ये नहीं रहा बाबू, तो फिर भूल जाइए कि जो पैसा है वो रहा।
और बाकी सब तो आप सिंपल चीज़ें जानते ही हैं। और जो क्वेश्चन पेपर में नहीं, ये थोड़ा पूछेगा भाई मनी जो है इसको लाने का पीछे क्या है, तो भाई तो मनी के लाने के पीछे यही था कि हमें मोड ऑफ एक्सचेंज चाहिए था और इसे एक वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पर इसके आइकन वगैरह को, ये सब चीज़ आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ जो है क्या चेक्स के बारे में। जैसे आप बैंक में जाएंगे, आजकल चेक सिस्टम ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू, आज चेक भी नहीं, फ़ोन पे मारो वो गूगल पे, ये सब ज़्यादा चल रहा है। लेकिन चेक के बारे में बता जाए, मेनली 4 प्रकार के चेक होते हैं जिनमें 2 कोई काम के नहीं है और 2 काम के हैं। तो चारों देखते हैं। फर्स्ट होता है बियरर चेक। फर्स्ट होता है क्या, बियरर चेक। भाई ये आपके थियोरिटिकली यानी एग्जाम में तो नहीं आने, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये पता होना चाहिए। बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक एक ऐसा चेक होता है कि इस चेक में अगर मान लीजिए किसी का सिग्नेचर, चेक क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए फंड है, यहाँ पे आपका कोड नंबर होगा, यहाँ पे आपको डैश 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 में आपका नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, ऐसे करके सिग्नेचर। मान लीजिए आपने सिग्नेचर करके उस चेक में लिखा है 2 लाख रुपए, अब उसे आपको ट्रांजैक्ट कराना है। तो आप सबको पता होगा, जिन लोगों ने बैंक है उन लोगों को पता होगा कि जब आप चेक देते हैं ना तो उसमें प्रॉपर नोटेशंस होती है। तो अगर मान लीजिए इस चेक में मैंने कोई भी नोटेशन नहीं डाला है, इस चेक में मैंने कोई भी नोटेशन नहीं डाला, बस 2 लाख लिखा और डेट डाला और साइन मार के दिया, इट मीन्स वो एक बियरर चेक कहलाएगा। इट मीन्स वो एक बियरर चेक। अब क्यों बियरर चेक? बियरर चेक होता क्या है कि बियरर चेक वो चेक होता है जिसमें बैंक को जो भी आदमी वो चेक दे दे उसी को वो पैसा दे देता है। इट मीन्स मान लीजिए अगर किसी का साइन करा हुआ 2 लाख का आपको चेक कहीं रोड पे मिल गया और अगर मान लीजिए उसमें कोई भी नोटेशन नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स अगर आप उस चेक को बैंक में जाकर दे देते हैं तो फिर वो उस बैंक को उसको आपको ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब उसको जो भी ले जाके देगा ना उसको उसका वो जो है उसको वो पैसा दे देगा। तो इसको बोलते हैं क्या, बियरर चेक। टाइप का चेक होता है जिसे हम लोग ऑर्डर चेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर चेक। अब नामे से समझ आ रहा है, ऑर्डर चेक मतलब आप बैंक को ऑर्डर करोगी पैसा देने का। अब जैसे मान लीजिए ये चेक था, इस चेक में मैंने सिग्नेचर मार दिया है और यहाँ पे मैंने डेट डाल दी है। अब मान लीजिए ये पूरा ब्लैंक है तो इसे तुम बियरर चेक बोलेंगे कि जो जाएगा ट्रांजैक्ट करेगा वो उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसी के ऊपर ऐसे 2 लाइन खींच दिया, आपने देखा होगा कई चेक में यहाँ पे 2 लाइन खींच, 2 लाइन खींचने का मतलब ये है कि अगर इस 2 लाइन के, अब मैं क्या करूँगा, 2 लाइन खींचूंगा उसके क्या बोलते हैं चेक के पीछे में मैं एक आदमी का नाम लिख दूंगा कि मान लीजिए मुकेश। तो ये चेक मान लीजिए मुकेश के नाम पर लिखा, तो ये बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं हम कि सिर्फ और सिर्फ इस पैसे को किसको दोगे? मुकेश को दोगे। किसको दोगे? मुकेश को दोगे। तो इसे क्या बोला जाएगा? ऑर्डर चेक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर चेक। फिर तीसरा नंबर का चेक आता है जिसके हम लोग बोलते हैं क्रॉस चेक। क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक एज द सेम, यही जो मैंने अभी बोला, इसी को ऑर्डर चेक का एक पार्ट होता है क्या? क्रॉस्ड चेक। यानी कि एक 2 टाइप के बोल सकते हैं। एक में होता है क्रॉस चेक। अगर क्रॉस्ड चेक आपके में आ गया, क्रॉस्ड चेक आपके में आ गया तो बैंक आपको पूछेगा पहले कि आपको ये अकाउंट में ट्रांजैक्ट कराना है या फिर आपको ये कैश में लेना है। और अगर मान लीजिए क्रॉस्ड चेक आपने बोला कैश में, तो कैश में आपको पैसा मिल जाएगा। और इसी का एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब है, मान लीजिए आपने 2 लाइन खींचा, यहाँ पे आपने लिखा अकाउंट और पे, अकाउंट पे लिखा और पीछे की तरफ आपने क्या लिख दिया? अपने मान लीजिए पापा का नाम लिख दिया, जो भी है, मान लीजिए पंकज लिख देते हैं, पंकज। मान लीजिए अपने पापा का नाम आपने पंकज लिख दिया। अब क्या करोगे समझो, तो यहाँ पे जो बैंक रहेगा वो क्या करेगा? आपके अकाउंट से पैसा निकाल के सीधा पंकज के अकाउंट में क्या कर देगा? ट्रांजैक्ट कर देगा। इट मीन्स अगर आपने अकाउंट पे के पीछे नाम लिख दिया, इट मीन्स अकाउंट टू अकाउंट ऑफ ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये टाइप के क्या होते हैं? चेक होते हैं। बाकी तो आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है एश्योरेंस ऑफ मनी। एश्योरेंस ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि मनी का ठेका लेके कौन रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ना किसी को तो ये ठेका दिया होगा, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक जो है क्या आपका? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सुपीरियर बैंक which control or which regulates all the type of banks throughout the India।
मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी सारे बैंक्स हैं ना, प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, उन सारे बैंक पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसका कंट्रोल है? आपके आरबीआई का कंट्रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन ये आता है कि हु इज कॉल्ड द बैंकर्स ऑफ द बैंक, यानी बैंक का बाप किसे कहा जाता है? तो वो होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी सबका बाप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से इसके बारे में तो पर्सनल पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं क्या बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में, मतलब बैंक किस तरीके से काम करता है। देखो अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह से समझेंगे समझेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक बैंक ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एक बैंक है, ये आपका बैंक है। यहाँ पर मैं लोन लेने वालों की बात करूँगा, लोन की बात करूँगा, है ना, और यहाँ पर मैं डिपॉजिट की बात करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये जो आपका 3 लोग आए, 3 लोगों को लोन चाहिए था। मान ले एक दिन में 2 लोग आए जिन लोग को लोन चाहिए था, और यहाँ पर एक और आदमी जी है जिनको पैसा डिपॉजिट करना था। अब कैसे होगा? देखो सिस्टम क्या होता है समझो। यहाँ पर होता ये है कि बैंक को ना एक चीज दिमाग में रखनी होती है कि मैं जितना भी पैसा दूंगा, मैं जितना भी पैसा किसी और को दूंगा, यानी किसी और को लोन में दूंगा, तो वो दिमाग में रखता है कि 15% एटलीस्ट मेरे पास रह जाए। मतलब पूरा पैसा है, मान लीजिए इसके पास एक दिन में आया, उसके पास अभी टोटल कोटा 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का मैं 15% अपने पास बचाऊंगा। बैंक का दिमाग में रहता है 15% मैं अपने पास बचाऊंगा, और 15% से के बाद जो भी बचा हुआ पैसा है उसको मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन जो आपका 85% पैसा है, उस 85% को मैं कहीं दे दूंगा लोन में, क्योंकि ज़्यादातर लोन ले भैया ही ज़्यादा लोग आज जाते हैं, बाकी डिपॉजिट करने वाले उतने नहीं जाते। तो यहाँ पर दिमाग क्या है समझो। अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बैंक वर्कर्स को पैसा कैसे बनता है। देखो अब जो यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है पैसा, लेट से वो 10,000 डिपॉजिट कर रहा है, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, और यहाँ पे 2 लोग ने क्या लिया? लोन लिया फॉर 1 मंथ। इन लोगों ने मान लीजिए 4-4 हज़ार का लोन ले लिया। कितने लेकर ले लिया? 4-4 हज़ार का लोन ले लिया। अब बैंक के पास टोटल पैसा था कितना? टोटल पैसा था 20,000। टोटल पैसा था 20,000। 10 इसने दिया, 4-4 इसने दिया, मतलब इसके पास टोटल पैसे 20,000 थे। अभी कितने आ गए? 22,000 आ गए। कितने आ गए? 22,000 आ गए। अब समझिए खेला क्या होगा। खेला क्या होगा कि 22,000 तो इसके पास है, ये तो कोई पैसा नहीं है, तो अभी बैंक के पास है, तो कहीं ना कहीं किधर ना किधर जाएगा। फायदा क्या होगा? जब ये जो आदमी है ये पैसा देने के लिए आएगा तो किसके साथ देगा? ये ब्याज के साथ देगा। बोले तो आपके लोन जो लेते हैं ना, वो अपने साथ एक्सटर्नल मनी लेते हैं, कि एक्सटर्नल मनी पे करते हैं। तो लेट से वो 5% मनी पे करेगा, यानी इसका 5% वो रिटर्न करके इसको देगा। तो 4,000 का अगर अपन 5% निकाले तो ये आपका आता है 5 और 2 20 और कितने में? 4,000 में ना, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 200। तो 200 इसका 5% है, यानी ये कितना देगा? 4,200। 4,200 रुपीस ये देगा। ये भी कितना देगा? 4,200 रुपया देगा। अब बैंक क्या करेगा ना, मान लो ये 5% दिया, अब जो डिपॉजिट किया है उसको भी पैसा देना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नल, मतलब कि जो डिपॉजिट करते हैं उसको बैंक एक्स्ट्रा में मनी दे। तो होगा क्या? ये क्या करेगा? इसको 2% बढ़ाकर दे देगा इसके पैसे में, यानी 10,000 का अगर आप 2% निकालोगे तो 10,000 का अगर आप 2% निकालो तो 50 हो जाएगा। ये 50 से कट गया, 5 दूनी 10, 500। कितने हो गए? 500। तो इसको 500 बढ़ा के देगा, यानी 1,000, 10,500, 10,500 करके ये उसको देगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4,200 है, 4,200 है, बैंक का पैसा तो 4-4 हज़ार है। लेट्स यहाँ पे एक और आदमी आ गया, एक और आदमी है, एस्टिमेशन चलता है ना इनका, तो इनको पता नहीं रहता कितने आदमी आएंगे, कितने आदमी, तो कितने भी आदमी आ सकते हैं। तो लेट्स से इन लोगों ने यहाँ पर आपको कुल, इसने भी जमा किया होगा 4,000, तो इसके पास कितना बचा हो गया? यानी कुल मिला के इनको लोन से जो पैसा मिला, लोन से पैसा कितना बच गया? अगर 3 आदमी है तो 600 रुपये, उसको एक आदमी को देने कितने? 500 रुपये। यानी बीच में जो पैसा बचा वो क्या है? बीच में जो पैसा बचा वो बैंक का पैसा है, ये जो बैंक का पैसा, और यही पैसा बार बार कलेक्ट होते जाता है बैंक में, और बैंक में बार बार कलेक्ट होता है, और यही रेगुलेट चलता है, यानी कि
लोगों को जो बैंक में काम करते हैं वही पैसा उनको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से एक बैंकिंग सिस्टम चलता है। अभी तो मैंने रफली एग्जांपल लिया भाई, सोचो कितने आदमी आते होंगे, कितने आदमी जाते होंगे, मतलब कि कितने आदमी लोग पैसा डिपॉजिट करते होंगे, कितने लोग ले जाते होंगे। तो आप समझिए ले जाने वालों की संख्या भले ही ज़्यादा है, लेकिन जो दे के जा रहे हैं ना उनका पैसा हम इन्हें दे देते हैं और एज अ रेट इन्हें ज़्यादा रेट से हम ले लेते हैं। जैसे 5% के 5% हम इनसे ले लिए और इनसे क्या किए, हमने 2% इनको दे दिए, तो 3% बचा यार अपने पास, और 3% को अपन लोग आपस में भागीदारी में बांट लेते हैं। और नोट का पॉइंट लिखिए कि बैंक शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप 15% of all the amount. Bank should try to keep 15% of all the amount in his front। मतलब कि 15% ऑफ ऑल द अमाउंट ये जो है कम से कम अपने पास रखती है। तो इस तरीके से ये जो है बैंकिंग ऑपरेशन चलता है। बाकी इससे तो ज़्यादातर आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है कि लोन और क्रेडिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रेडिट और लोन देखने से पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को देखना होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक ज़्यादा नहीं होते, एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं इससे कि करेंट बैंक क्या होता है, क्या आपको ये तो पता होगा। आपका रिकरिंग बैंक क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट बैंक। रिकरिंग बैंक मतलब कि जिसमें हर महीने आपका क्या लगता है, जितना डिपॉजिट किया पैसा उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है हर महीने का। और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने एक साल के लिए भरा और एक साल में ही आपको एक साथ उसका पैसा मिल जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट होगा रिकरिंग। करेंट अकाउंट क्या होता है, देखो करेंट अकाउंट कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है, अब मेरा रोज का काम है यार कि मुझे इस अकाउंट का पैसा उस अकाउंट में लेके जाना है, उसका इसमें लाना, इसका इसमें। तो वो क्या होता है ना, करेंटली फ्लो ही चलते रहता है मनी का। तो करेंटली फ्लो ऑफ मनी जिस अकाउंट में होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। यानी कि जिस बैंक के जिस अकाउंट में किसी आदमी का रोज का रोज ट्रांजेक्शन हो रहा है, रोज का रोज इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है आपका इंस्टॉलमेंट और ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है आपका करेंट अकाउंट होता है। एक होता है क्या, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एकदम सरल भाषा में समझते हैं, इसके पीछे क्वेश्चन आ सकता है इसलिए करा रहे हैं। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, देखो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा अकाउंट होता है कि जैसे हम फिक्स्ड अकाउंट में क्या करते हैं, जैसे फिक्स्ड अकाउंट में होता है ये आपने पैसा भरा एक साल के लिए, तो आप एक साल से पैसे एक साल से पहले उसमें पैसे नहीं निकाल सकते उससे। लेकिन डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि एन अकाउंट ऑफ पर्सन इन अ बैंक which in a bank in which deposited account will be transact as the wish of person। मतलब कि ये थोड़ा आपके अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि ऐसा अकाउंट किसी भी पर्सन के द्वारा एक बैंक में होता है जिसमें जो डिपॉजिटेड अकाउंट है उसका वो कभी भी ट्रांजैक्ट कर सकता है पर्सन के विश के अकॉर्डिंग। यानी पर्सन कभी भी चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपने उस अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है। तो यही होता है कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ये जनरली लोग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ही रखते हैं। और जिन लोग को ज़्यादा देखो जिन लोग को जैसे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब जिन लोग को लगता है कि वो पैसा हम सिक्योर करके रखेंगे फ्यूचर में काम, वो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा काम करते हैं। और जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें बेसिकली एक मंथ का रहता है, तो वो लोग जो लोग पैसा सेव करते हैं उन लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और डिमांड डिपॉजिट नॉर्मल है, करेंट अकाउंट बिजनेस वाले लोग यूज़ करते हैं, और यही सारे आपके अकाउंट्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट और लोन के बारे में। क्रेडिट या लोन क्या होता है, देखो पहले आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट और लोन क्या है। देखो भाई मेरे मन में बचपन से ये दिमाग में रहता था, टीचर लोग भी घुमा देते थे, कभी क्रेडिट बोलते थे, कभी लोन बोलते थे, कभी क्या बोलते थे। तो क्रेडिट और लोन एक सेम चीज़ें होती है,
बट इन्हें यूज डिफरेंट मैनर में किया जाता है। जैसे देखो, क्रेडिट और लोन मतलब सेम है कि कर्ज लेना, यानी कि आप किसी से कुछ पैसा बोरो कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट या लोन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मतलब मैं अगर क्रेडिट बोलूँ तो भी वही मतलब नहीं कर रहा है, लोन बोलूँ तो वही मतलब है, दोनों का डेफिनेशन भी सेम है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय लोन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, तब आप फंस जाओगे। और ये 1-2 नंबर के लिए आता है। देखो, लोन का मतलब क्या होता है ना, ट्रस्ट। लोन का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। और क्रेडिट का मतलब भी होता है ट्रस्ट। लेकिन यहाँ पर जब क्रेडिट दिया होगा ना, तो क्रेडिट में आपको दिया होगा लोन, लेकिन जब लोन दिया होगा तब दिया होगा ट्रस्ट। इतनी समझ रहे हो, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। जैसे क्रेडिट दिया होगा आपको, 4 ऑप्शन दिएगा, इसमें से कौन सा राइट है, तो लोन। लेकिन अगर आपको जब लोन दिया होगा तो उसमें क्रेडिट नहीं होगा ऑप्शन में, लोन दिया होगा तो वो क्या दिया होगा, ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट को मानना है। अब लोन और ट्रस्ट का इंटर रिलेशन क्या होता है समझिए। देखो, जब कभी भी आपको कोई पैसा देता है ना, तो उसके मतलब वो सामने वाले जो है, सामने वाला आपकी स्थिति देख के आपको पैसा देता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी बैंक पर गया, अब मुझे भाई कोई स्टेट मतलब कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, कोई प्राइवेट बैंक था, एक्सिस बैंक मान के चलिए। तो अगर मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक में गया, अब वहाँ पर क्या होगा ना, सबसे पहले वो लोग क्या पूछेंगे कि आपका कितना ज़मीन है, आपका कितना प्रॉपर्टी है, क्या ये सब वो लोग पूछते क्यों, फॉर द रेफरेंस कि आप ज़रूरत पड़ेगा तो क्या आप हमारे लोन को पे कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तो बैंक चूने में चले जाएगी। हमने जिनसे मतलब जो पैसा डिपॉजिट किया उनको एक्स्ट्रा पैसा भी देने भाई, है ना। तो अगर आप, और जो पैसा हमसे लोन लेने का उसको भी देना है, लेकिन अगर आप नहीं दे पाओगे तो फिर हमारे तो झमेला हो जाएगा। इट मीन्स वो क्या करते हैं, चेक करते हैं ये पूछ कर कि आपका प्रॉपर्टी कितना है, तो प्रॉपर्टी कितना, इससे ये समझ आ जाता है कि आपकी स्थिति कितनी है, और आपकी स्थिति जितनी होगी उतना आप पैसा को वापस कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, एक क्रेडिट और लोन का मेन पर्पस होता है एक ट्रस्ट, जो सामने वाला आपको पैसा दे रहा है, ये एक ट्रस्ट होता है। जैसे कि आप समझिए, अगर मान लीजिए आप गांव में हैं, आपने अब मान लीजिए आप अब दोस्त ही हैं, अब दोस्त हैं, आपको पता चल गया कि एक जो दोस्त है मैंने उसको पैसा दिया यार, वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। तो अगर वो नेक्स्ट टाइम मांगेगा तो क्या आप उसको दोगे, दोगे नहीं दोगे ना। आप वही बोलोगे ना कि अरे यार मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके बहाना मार दोगे। क्यों, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। यही एक लोन करता है कि जब तक बैंक वाले को या सामने वाले को जमींदार है वो आपको ट्रस्ट के रूप में पैसा दे रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं भाई। लोन क्या होता है, तो लोन ही लिख लो। लोन क्या होता है, इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन बैंक एंड लोन टेकर एंड बोरोवर लिखो यार, लोन टेकर लिखेंगे तो क्या ही उसके बारे में और क्या, एंड बोरोवर थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, बोरोवर टू गेट बैक द मनी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटेड मनी। मतलब कि ये एक ऐसा ट्रस्ट होता है बिटवीन बैंक एंड बोरोवर कि वो पैसा वापस कर सके। कौन सा वाला पैसा, क्रेडिटेड मनी। यानी क्रेडिटेड मनी का मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब वो एक उसके जो आपका पैसा जो लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही देगा ना इंटरेस्ट रेट पे। तो वो जो पैसा है वो क्रेडिटेड मनी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को जोड़कर वो पैसा वापस करने में सक्षम हो, इसी को क्या बोला जाता है, एक लोन बोला जाता है। इसे आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लोन होता है। अब देखो, लोन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं कि लोन आपको फायदा भी दिला सकता है, लोन आपको घाटा भी दिला सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक पर गया, अब बैंक पर जाके आप बोलते हो सर जी मुझे 10 लाख चाहिए। अब वो बैंक वाला बोलेगा सर जी आपको क्या करना है। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो आप मांगोगे क्या क्या कर रहे हो, ये मांगे तो पूरा चीज़ वो पहले पूछते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी, ये कितनी हो कितनी। वो क्यों देखते हैं, ताकि वो आप समझ सके कि आप पैसा दे पाओगे कि नहीं। तो हर एक क्राइटेरिया का अलग अलग रहता है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन गया, अब उसको लोन की जरूरत पड़े तो उसको 1 करोड़ भी मिल जाएगा समय पे, 1 करोड़ भी मिल जाता है समय पे। लेकिन आप जाओगे तो आपको वो 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं देगा अगर आप जाओगे तो, और 10 लाख तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। और अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी जान पहचान, उसकी प्रॉपर्टी चाहती है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी दैट
हाउ मच मनी यू विल गेट फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब लोन का दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रैप में ले लेते हैं। अब इसका होता है, इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेब्ट ट्रैप। जो अभी आपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स जो लोग देखते होंगे उन लोग को थोड़ा समझ आता होगा, चाइना, पाकिस्तान, ये सब, श्रीलंका वगैरह के साथ क्या हो रहा है। तो डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप, देखो, ट्रैप का मतलब होता है फंसना और डेब्ट का मतलब होता है किसी से ज़्यादा ही उधार ले लेना। तो देखो, जब आप ज़्यादा ही उधार ले लेते हो ना तो उसको बोलते हैं डेब्ट। तो जब आपने पैसा लिया, ठीक है, वो तो क्या है, लोन। लेकिन जब आप ज़्यादा ही ले लेते हो, आप उसको कुछ दे ही नहीं पा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डेब्ट। तो आप डेब्ट में फंस चुके हो। और ट्रैप, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं इसको। ये पॉलिसी फॉलो करता है चाइना। चाइना क्या करता है बेसिकली? कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर देगा? लोन दे देगा। जैसे उसने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका को उसने उसकी औकात से ज़्यादा पैसा दिया, मतलब उसकी औकात से ज़्यादा उसको लोन दे दिया। और क्योंकि वो जानता था कि श्रीलंका उसे वापस वो नहीं कर पाएगा। अब वो क्या कर रहा है ना, चाइना, श्रीलंका तो उसको पैसा वापस कर ही नहीं सकता, उनके पास तो रोटी नहीं था खाने के लिए। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना सीधा दिमाग लगाता है, जितने भी उसके ऑयल डिपोस हैं, जितने भी उसके पोर्ट्स हैं, है ना, सी पोर्ट्स हैं, उन सबको वो अपने ट्रेड रूट के लिए काम करते हैं जी। समझ गए? तो यही यही पॉलिसी है। जैसे जैसे उसने पाकिस्तान को पूरा कंगला कर दिया, सीपीसी रोड बनाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो चोट्टा क्या किया, पाकिस्तान पूरा क्या ही बोले यार, वो तो उन लोग तो फरिश्ते हैं ना दूसरे देश के। तो जो चाइना था उसने पाकिस्तान को इतना लोन दिया कि अगर आप पाकिस्तान को ही 3 बार बेच दोगे ना, मतलब पूरे पाकिस्तान को 3 बार बेच दोगे तो भी उसका पैसा नहीं जमा कर पाएगा। समझ रहे हो? पाकिस्तान को आप 3 बार बेच दोगे फिर भी उसका पैसा नहीं हुआ। इतना ज़्यादा रैप ट्रैप दिया। अब चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है यार, सब चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये डेप ट्रैप बेसिकली इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। बाकी डेप ट्रैप में बहुत सारी, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर को सोइंग करने के लिए ना, आपको आपके जो प्लांट्स है उसको लगाने के लिए भाई उसने पैसा लिया। अब पैसा लिया तो हुआ क्या, उसने लैंडलॉर्ड से पैसा लिया, उसको ज़्यादा डेप्थ हो गया। अब क्या हुआ, बारिश हो गया, उसका फसल खराब हो गया। अब वो एक साइकिल बन जाता है। अब वही एक साइकिल चलते रहता है और फिर आपको घाटा होगा, आप उसका पैसा दे नहीं पाओगे। उसके बाद वो बोलेगा कि तुम अपना ज़मीन ही मुझे दे दो, फिर आप क्या हो जाएगा, कंगला हो जाओगे। यही होता है। तो यही होता है कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है बेसिकली, कि आप एक ऐसे लोन के ट्रैप में फंस चुके हो जहाँ से निकलना आपके लिए असंभव है। और उसी समय पर आपका प्रॉपर्टी काम आता है, जिसके लिए आपको बैंक पूछता है कि आप अगर डेब्ट ट्रैप में मान ली धोखे से फंस गए तो क्या आपके पास प्रॉपर्टी है रिटर्न करने की। तो यही होता है कि आपका क्रेडिट या लोन। अब हम लोग समझते हैं भाई रिजर्व बैंक के बारे में, और उसके बाद फिर हम इसके कुछ एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार इससे 5 नंबर का एक खड़े क्वेश्चन पूछेगा, या तो रिजर्व बैंक से पूछेगा या तो मनी से पूछेगा। तो उसको ज़रा हम लोग देख लेंगे। तो चलो समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखते हैं आरबीआई, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके पीछे कुछ इसके 5 पॉइंट्स लिख दें ताकि आप 5 नंबर पे 5 पॉइंट लिख सकें, और 6वां पॉइंट आप अपने से भी बना सकते हैं नोट के पॉइंट पे, कि इसे जो है बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहा जाता है। तो ज़रा समझते हैं। फर्स्ट थिंग, कंट्रोल्स ऑन अदर बैंक्स। कंट्रोल्स ऑन अदर बैंक्स कैसे भाई? तो आप सबको पता होगा कि आरबीआई इज़ द सुपीरियर बैंक हु कंट्रोल ऑल द बैंक्स, है ना, थ्रू दी पॉलिसीज और अदर थिंग्स। यानी कि हर चीज़ से जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है आरबीआई को। मतलब आरबीआई सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है। ससुरा ककरो ककरो हिम्मत ना होगा हमारे सामने, ऐसा बोलता है कौन? आरबीआई। दूसरी चीज़, इशू ऑफ करेंसी। ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी को यही इशू करता है कि अगर मान लीजिए मुझे कल के डेट में 100 रुपये का कोई सतरंगी नोट लाना हुआ तो कौन इशू करेगा? वो आरबीआई इशू करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर अदर बैंक। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि सारे कॉमर्शियल बैंक, सारे गवर्नमेंट बैंक पे जो है क्रेडिट, और जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दोगे ना पैसा, और जो क्रेडिट वो लोगे तो वो कितना लोगे और कितना दोगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बैंक के लिए पॉलिसी बनाया, तो ये जो अगर आरबीआई ने किसी बैंक के लिए पॉलिसी बनाया तो इट मीन्स वो सारे बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने एक ऐसा पॉलिसी बनाया कि बैंक जो है वो अगर मान लीजिए 1 लाख से ऊपर जो भी आदमी क्या करता है, 1 लाख से ऊपर जो भी आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बैंक में, यानी कि दे देता है उस बैंक को, तो फिर उसे 1%, मतलब जितना उसको मिलता था उससे 1% बढ़ा कर क्या दे दिया जाएगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिएगा। तो ये पॉलिसी सब के लिए इक्वली बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से वो पॉलिसी बनाते हैं। रेगुलेट मनी सिस्टम, मनी सिस्टम का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कितना पैसा आपके थ्रू आउट द कंट्री में छपा, कितना पैसा थ्रू आउट द कंट्री में यूज़ हुआ, कितना बाहर गया, ये सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है? इसको करता है कौन? आरबीआई। अब नोट का पॉइंट ये, इसे बैंकर्स ऑफ द बैंक आ जाते हैं। सबका बाप, सबका बाप कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है। पहला क्वेश्चन ये आप लिख लीजिएगा कि व्हाट इज द 5 फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। इससे बेसिकली 3 क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए कि क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। अब ये किसी तरीके से आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। अब मैंने यहाँ लिख दिया तो इट मीन्स यही पेपर में तो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। मोड ऑफ एक्सचेंज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपका मनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मनी, जिसमें आप वही लिखोगे मोड ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यूएबल है, क्राइटेरिया फिक्स रहता है, इजी टू ऑब्जर्वेस रहता है। तो ये सब आपको गाइड में मिल जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा टेंशन और खुद से बनाने की कोशिश करना। मैंने इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई है उसको इम्प्लीमेंट करके खुद से बनाने की कोशिश करना, सोचना, उसके बाद जाके उसको चेक करना। तीसरी चीज़ फंक्शन ऑफ बैंक। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना तो आपको पता ही हो गया। फंक्शन ऑफ बैंक to provide loan, to provide interest on deposited money, to provide ATM facilities, to provide us the accommodation property, to provide us to secure our मनी। ये सब चीज़ तो आप लिख सकते हो। पैसा कहाँ क्यों रखते हो बैंक में? पैसा क्यों रखते हो? क्योंकि सिक्योर रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो यही 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और बात के लिए आपको बता दूं कि इस चैप्टर से या तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 5 नंबर के आएंगे, 4-3 नंबर का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, सीजी बोर्ड के, बाकी नॉलेज के लिए तो पूरा चैप्टर है। तो भाई इस तरीके से ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं यार उतना, क्योंकि इसमें बेसिकली यही था कि आपको बैंक कैसे रेगुलेट होगा, आरबीआई क्या होता है, और बैंक सिस्टम, डेब्ट ट्रैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डेब्ट ट्रैप कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए